देखिए फ्रेंड्स, पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो देखिए ये है क्या, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 प्रोवाइड्स फॉर अ बाईकैमरल पार्लियामेंट। आपको फ्रेंड्स मैं इतने जो मुश्किल मुश्किल वर्ड है आपको मैं सिंपल सा मीनिंग समझा दूंगा। आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं लाइन टू लाइन पढ़ के बताऊं, आपको मैं वैसे ही सारी चीज़ बता दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए है क्या कि जो हमारा भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हो गया था। यहाँ पे लिखा ना प्रोवाइड्स फॉर बाई कैमरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल का क्या मतलब है, देखिए दो टर्म्स होती हैं, एक यूनिकैमरल एक होती है बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब होता है जिसमें दो हाउस हैं, दो सदन हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वो होते हैं बाई कैमरल। तो जिस जगह पे जैसे कई स्टेट्स है वहाँ पे क्या है बाई कैमरल नहीं है, तो वहाँ पे ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वो होती है यूनिकैमरल। यानी कि जिसमें दो सदन पाए जाएँ वो है बाईकैमरल, जहाँ पे एक ही सदन पाया जाए, ठीक है, वो है यूनिकैमरल। देखिए पार्लियामेंट किससे बनती है, पार्लियामेंट किससे बनती है, पहली बात तो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से, फिर हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यसभा, ठीक है। यानी कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है, जिसे हिंदी में संसद बोला जाता है, वो तीन चीज़ों के जुड़ने से बनती है। पहला है राष्ट्रपति, फिर है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी की। देखिए एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है। आपको ये नाम सभी को याद तो हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द हाउस। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे टर्म्स आई है कुछ। देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है जहाँ पे क्या है लोकसभा भी है, जहाँ पे राज्यसभा भी है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं। लिखा है ना बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा ये राष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे। और साथ में हमारे जो स्टेट्स हैं, जो हमारी 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, 29 स्टेट 7 यूनियन टेरेटरी हैं। तो क्या है कि जो स्टेट्स में देखिए हर एक स्टेट में क्या है, हर एक स्टेट में क्या है फ्रेंड्स, देखिए हर एक स्टेट में क्या है कि कई स्टेट में देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, कईयों में काउंसिल भी है। तो यानी कि हमारे देश में अगर 29 स्टेट्स हैं तो उन कई राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना हो, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो साथ में राज्यों की स्टेट्स की ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली ही पार्टिसिपेट करती है, काउंसिल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर आपको स्मार्ट क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि इनमें से क्या राष्ट्रपति के चुनाव में या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो कौन नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, किसकी, स्टेट की। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट का नहीं करेगा, ओनली असेंबली करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है कि आपको जैसे पता लगाना हो कि किन राज्यों में, यानी कि 29 जो स्टेट है, किन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है, तो किन राज्यों में नहीं है। तो आप कैसे लगाओगे, एक इसका छोटा ट्रिक है, ताज कुंभ, TAJKUMB, ताज कुंभ। फ्रेंड्स यहाँ पे लिख के नहीं मैं बता सकता क्योंकि लिखा नहीं जा सकता यहाँ पे, तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको पता लगाना हो कि किन राज्यों में लोकसभा और किन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है, किन राज्यों में एक ही है, ठीक है, तो कैसे बदलाओगे, ताज को ट्रिक के जरिए TAJKUMB। T से होता है तेलंगाना, A से आंध्र प्रदेश, J से जम्मू कश्मीर, K से कर्नाटक, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र और B से बिहार। तो ये जो 7 जो राज्य हैं यहाँ पे क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पे क्या है काउंसिल दोनों है, यानी कि यहाँ पे क्या है बाई कैमरल है। तो 29 स्टेट्स में से यहाँ पे 7 आप निकाल दीजिए तो बचते हैं 22 राज्य, यानी कि 22 राज्य में से क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, उनमें क्या है ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। देखिए तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ए पार्लियामेंट, ही डज नॉट सिट और पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस इन आइदर और। देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ए पार्लियामेंट, ही डज नॉट सिट और पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द आइदर हाउस ऑफ द टू हाउस। देखिए राष्ट्रपति यानी कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर हैं, पर वो क्या करते हैं कि इनकी डिस्कशन में
दोनों हाउस के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार दोनों में अपनी हाज़िरी लगवाना ज़रूरी है, ठीक है। साल में 2 बार, साल में एक ही बार, चाहे लोकसभा राज्यसभा में उनका जाना ज़रूरी है एक बार वहाँ पे। तो वैसे जो उनके जो मीटिंग होती है कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि उनका वो हिस्सा है पार्लियामेंट का। देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस विच ही हैज़ टू परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। इनकी देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है जो उन्हें पार्लियामेंट के लिए निभाने पड़ते। देखिए, द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोड्यूस द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे बात है कि समन एंड प्रोड्यूस की, ठीक है। समन क्या है? समन होता है कि जैसे देखिए हमारे जो जो यहाँ पे पार्लियामेंट है वहाँ पे जो 3 सेशन होते हैं, ठीक है, 3 सेशन होते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति समन भेजते हैं पार्लियामेंट में। समन का क्या मतलब है कि संसद की कार्यवाही शुरू करना, संसद की कार्यवाही शुरू करना को कहते हैं समन। प्रोग्यूस होते हैं कि संसद की कार्यवाही को ख़त्म करना, ठीक है, वो होता है प्रोग्यूस। अब देखिए, वाइल राज्यसभा इज ए कॉन्टिन्यूटिंग बॉडी, द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा वेस्ट इन द प्रेजेंट। अब देखिए जो लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा क्या है, डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि भंग हो सकता है। देखिए मान लीजिए जो प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, अगर उनका जो समर्थन है, अगर जो उनकी सरकार जो फेल हो जाए तो लोकसभा जो है भंग हो जाएगी, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगी। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, ठीक है, राज्यसभा जो है वो स्टेबल रहती है। हिज असेंट इज़ एसेंशियल फॉर ए बिल पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पास होते हैं उसके ऊपर अंतिम मोहर, उसके ऊपर जो लास्ट जो होता है वो साइन कौन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन एंड ही सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हेन which render it necessary for him to take immediate action, the president can promulgate ordinance having the same force and effect laws passed by president। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, लोकसभा राज्यसभा में छुट्टियाँ चल रही है, वो काम अपना नहीं कर रहे, ठीक है। तो अचानक से कोई कानून बनाने, कोई लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, जो राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है बनाना, तो वो अपनी मर्ज़ी से कानून बना सकते हैं। तो वैसा ही वो इफेक्ट में आएगा जैसा कि एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट इनकी राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा में क्या है, 250 यानी कि 250 मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स देखिए राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। पर एट प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं, 245, 245। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए कि राज्यसभा के कितने मेंबर, आप लिखेंगे 250। वो पूछे कि बताइए कि वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम कितने हैं, तो 245, 250। देखिए 5 जो मेंबर है राज्यसभा के, वहाँ पे इस जगह उसकी खाली छोड़ी गई है, प्लेस वहाँ पे खाली छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ताकि देखिए, क्योंकि जगह क्यों छोड़ी गई, ताकि मान लीजिए कोई नया राज्य बनता है, कोई नई स्टेट बनती है, तो उसको वहाँ पे मेंबरशिप दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब देखिए 250 जो मेंबर हैं उनमें से जो 12 जो मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं, 250, 250। तो उसमें से जो 12 मेंबर हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, तो उसमें कौन वोट नहीं डाल सकता। जो राज्यसभा के 12 मेंबर हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो वो 12 वोट उनके फेवर में हो जाएगी, ठीक है, इसलिए वोट नहीं डालते। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये 12 मेंबर कहाँ से आते हैं, ये आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसको एक्सपीरियंस हो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, और जैसे कई एक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो राष्ट्रपति किनको नॉमिनेट कर सकते हैं। देखिए मिनिमम एज कितनी है, 30 ईयर है। राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन द नॉर्मल टर्म ऑफ, देखिए राज्यसभा का भी भंग नहीं हो सकता। और राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर का, यानी कि 6 साल का। हर 2 साल के बाद क्या है, इसके 1/3 मेंबर जो है वो, यानी कि 1/3 मेंबर, तीसरा हिस्सा जो है हर 2 साल बाद रिटायर हो जाता है। अब देखिए पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की पावर क्या है, फंक्शन क्या है। देखिए पहले लेजिस्लेटिव पावर। अब देखिए
इन स्पेयर ऑफ द ऑर्डनरी लॉ मेकिंग द राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर। देखिए अगर ऑर्डनरी लॉ मेकिंग है कि सिंपल कानून बनाना हो तो राज्यसभा और लोकसभा का एक ही प्रोसीजर होता है, ठीक है। और ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा एंड इट नॉट बिकम ए लॉ अनलेस पास बाय इट। देखिए अगर जो ओनली ऑर्डनरी जो बिल है, ठीक है, वो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई बिल पास करवाना हो, देखिए मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास कराना हो, जैसे कोई भी साधारण बिल हो, कोई ऑर्डनरी बिल हो किसी से रिलेटेड, ठीक है, वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति जी के साइन पर, राष्ट्रपति जी के साइन होने के लिए जाएगा। मान लीजिए कोई डेडलॉक हो जाए, डेडलॉक का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई कानून बनाना है, लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी है, राज्यसभा ने अपनी मंजूरी नहीं दी है, वहाँ पे बहस चली जा रही है, डेडलॉक हो रहा है, ना काम आगे जा रहा है ना पीछे हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर उससे जो क्या है, जो ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, उसके के लिए क्या है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ पे बुलाई जाती है, देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर ऑर्डिनरी बिल हो, साधारण बिल हो, तभी ये जॉइंट सिटिंग हो सकती है, कोई अगर मनी बिल हो तो नहीं हो सकती, ठीक है। जॉइंट सीटिंग अगर हो तो उसकी अध्यक्षता, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका प्रेसिडेंट है जो लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। यानी कि सिंपल सा कहने का ये मतलब है, अगर बिल के मामले में, ऑर्डिनरी बिल के मामले में कोई जो है कोई डेडलॉक हो जाए तो उस मामले में क्या है, जॉइंट सीटिंग बुलाई जाएगी। जॉइंट सीटिंग बुलाएगा कौन, भारत के राष्ट्रपति, पर इसकी अध्यक्षता, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसके प्रेसिडेंट होंगे, जॉइंट सीटिंग के प्रेसिडेंट होंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको मेरे को बताना कि एट प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के स्पीकर कौन है। इफ़ द बिल इज़ पास्ड इन द जॉइंट सीटिंग, ठीक है, अगर यानी कि बिल इसमें पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इसमें साइन कर देते हैं, ठीक है। अगर बिल पास नहीं हो पाता तो बिल जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। देखिए फाइनेंशियल पावर के मामले में राज्यसभा वीक है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल पावर का क्या मतलब है कि देश के फाइनेंस के बारे में, ठीक है, केवल वही सरकार बिल वो बना सकती है जो एट प्रेजेंट पे चल रही है, ठीक है। जैसे लोकसभा के जो मंत्री हैं वो फाइनेंशियल पावर उनके पास है, तो वो जैसे कानून बनाएंगे वो हो सकता है। फाइनेंशियल पावर में क्या है कि मनी बिल आते हैं। देखिए मनी बिल का जो काम है वो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो लोकसभा की जो चलती हुई सरकार है इस टाइम पे वो बनाएगी। तो लोकसभा में अगर मनी बिल पास हो गया तो राज्यसभा उसको चाहे फेल कर दे चाहे पास कर दे, अगर फेल भी कर दे तब भी वो एक बार लोकसभा से बिल निकल गया तो वो उसके ऊपर मोहर लगी जाती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। अब देखिए है क्या, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जो सारी की सारी, देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि मान लीजिए कि जो जितने भी सारे एमपीज़ हैं, ठीक है, मोदी सरकार जैसे अब चल रही हैं, तो जितने भी एमपी हैं, तो जितने भी सारे एमपी हैं वो सारे किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, सामूहिक रूप से, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं, लोकसभा के। अगर एक एमपी की बात की जाए तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वो है राष्ट्रपति जी के। सिंपल एमपी हो, जैसे आपकी जगह पे कोई एमपी हो, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो अकेला राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर पूरे के पूरे जो मेंबर है भारत के जितने भी एमपीस हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। देखिए अमेंडमेंट पावर क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा कैन थ्रो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग एन अमेंडमेंट बिल बाय 2/3 मेजोरिटी इन द हाउस। देखिए फ्रेंड्स अमेंडमेंट पावर क्या है कि अगर कोई बिल पास करना है, कुछ नया कानून, कुछ संविधान में अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, संविधान में कुछ थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी बिल के ऊपर, ठीक है। इनकी कोई नया कानून बनाना है तो इतना आसान नहीं है बनाना, ठीक है। तो अगर कोई चलता कानून है इसमें कोई बदलाव करना है तो अमेंडमेंट के द्वारा होगा, तो 2/3 मेजोरिटी होगी हर एक हाउस की। तो थोड़ा होता है कि जैसे मान लीजिए कि 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके अगर हम 3 हिस्से कर दें, ठीक है, अगर हम उसके 3 हिस्से कर दें तो तकरीबन जो है 180 3 हिस्से हो गए, तो 360 से ऊपर जो मेंबर होने चाहिए जो अपनी मोहर लगा दे कि हाँ हम इस अमेंडमेंट करते हैं। 250 से ऊपर, देखिए जो 250 टोटल मेंबर है राज्यसभा के दूसरी तरफ, तो उसमें से आप उसके 3 हिस्से करिए, ठीक है, यानी कि 170 के आसपास मेंबर होने चाहिए, ठीक है, जो ये मानते हो कि हाँ इसमें बदलाव हो, तभी वो 2/3 मेजोरिटी बनती है।
इलेक्टोरल पावर क्या है, देखिए जो राज्यसभा है उसमें कुछ इलेक्टोरल पावर है, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्टोरल पावर ऐसा है कि देखिए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा अलोन विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा लोकसभा टुगेदर इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा, देखिए जो देश के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वाइस, देखिए ऐसा है कि लोकसभा में अध्यक्ष कौन है, लोकसभा में प्रेसिडेंट कौन है, स्पीकर, और राज्यसभा में अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एक्स ऑफिशियो ऑफिसर हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि वो दो जो कार्य संभालते हैं, पहली बात तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फिर राज्यसभा के वो चेयरमैन भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है, देखिए द राज्यसभा एक्टिंग अलोंग विद द लोकसभा कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ऐसा है कि अगर जो राज्यसभा है और लोकसभा मिलकर क्या है, इम्पीचमेंट कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो वहाँ पे क्या चलता है, इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। राष्ट्रपति जी को अगर हटाना हो, ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या है, अगर पता चले कि ये संविधान के खिलाफ जाके, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, तो लोकसभा राज्यसभा में क्या है, इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। राज्यसभा कैन आल्सो पास ए स्पेशल एड्रेस फॉर कॉजिंग द रिमूवल ऑफ द जज, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए राज्यसभा क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाना हो तो राज्यसभा में क्या है, वो वहाँ पे उसकी प्रक्रिया चला सकते हैं। तो चार्जेस, देखिए अगर कुछ चार्जेस हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, उसके प्रति भी राज्यसभा जो है, ठीक है, वो चार्जेस लगवा सकती है, ठीक है। द राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल सम हाई ऑफिसर लाइक, देखिए जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल का क्या मतलब कि देश का वकील, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि अगर आप सरकार के ऊपर केस कर दो, जैसे आपके ऊपर कोई केस करे तो आप अपना वकील रखते हो ना अपनी सफाई के लिए, है ना। तो वैसा ही अगर भारत सरकार के ऊपर आप केस कर दोगे तो उनकी तरफ से जो वकील है, ठीक है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो उनकी तरफ से केस लड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई राज्य, पंजाब हो गया, हिमाचल, कुछ भी होगा, वो भारत सरकार के ऊपर कोई केस कर दे तो अटॉर्नी जनरल उनका केस आगे लड़ेगा। तो अटॉर्नी जनरल क्या है, लीगल एडवाइज़र भी है गवर्नमेंट का। जैसे अटॉर्नी जनरल है, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, एंड चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, ठीक है, इनके प्रति भी रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। 2 स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के बाद 2 स्पेशल पावर है, ठीक है। पहला क्या है, द पावर टू डिक्लेयर ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए किसी भी सब्जेक्ट, जैसे हमारे देखिए यहाँ पे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को वो स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस प्रदान कर सकती है राज्यसभा। पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ एन ऑल इंडियन सर्विसेज, देखिए किसी भी सर्विस को लगाना या हटा सकती है, ठीक है, राज्यसभा। ना देखिए लोकसभा की बात करें, देखिए लोकसभा सबसे पावरफुल है। यहाँ पे क्या है कि 552 यानी कि 552 ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या है कि 2 जो मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। देखिए हमने जैसे देखा था ना कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 12 मेंबर जो है वो राज्यसभा में डालते हैं, ठीक है। ऐसा ही लोकसभा में वो 2 मेंबर डालेंगे जो होंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या है, देखिए जब भारत की आज़ादी हुई थी, जो इंडियन की जो फ्रीडम हुई थी, उस वक्त क्या था कि जैसे कुछ इंडियन ने यूरोपियन से, अंग्रेज़ों से शादी कर ली थी, ठीक है, तो कुछ अंग्रेज़ों ने यहाँ के भारत औरतों से शादी कर ली थी। जब उनकी संतान पैदा हुई तो वो आधी भारतीय थी और आधे अंग्रेज़ थी। अब उनको बोलता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज़ और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। यानी कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो मेंबर हैं उनको यहाँ पे 2 मेंबर अपनी मर्जी से डालते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए स्मार्ट क्वेश्चन पेपर में एक आता है, बताइए कि भारत के जो राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन हो तो उसमें कौन जो है वो वोट नहीं डालते। देखिए 12 मेंबर तो हो गए राज्यसभा के और 2 मेंबर हो गए लोकसभा के जो एंग्लो इंडियन है, तो 14 मेंबर जो टोटल है वो वोट नहीं डालते, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि लोकसभा अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू, देखिए लोकसभा क्या है कि 5 साल का इसका कार्यकाल होता है लोकसभा का, ठीक है, तो 25 साल की इसकी एज होगी,
तो और 5 साल ये काम करते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन क्या है कि देश में जितने भी देखिए कानून बनाने हैं, जो भी बिल है, सारा काम जो देख रेख है यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न की गई है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कांग्रेस लिस्ट। देखिए यहाँ पे यूनियन लिस्ट क्या है कि वो कानून जो सिर्फ भारत की सरकार यानी कि केंद्र सरकार ही बना सकती है। स्टेट लिस्ट क्या है कि वो कानून सिर्फ जो राज्य सरकार बना सकती है। कांग्रेस लिस्ट क्या है कि वो लिस्ट जिसके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन हो, ठीक है। पर इमरजेंसी के दौरान क्या है, ठीक है, यूनियन को पावर है कि सभी को, जैसे जैसे मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग जाए तो स्टेट लिस्ट खत्म हो जाएगी, तब क्या है यूनियन लिस्ट का काम ही चलेगा। देखिए यूनियन लिस्ट में क्या है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, करेंसी एंड कॉइनेज है, यूनियन ड्यूटी टैक्सेस है, रेलवे है। आप ये पढ़ लेना फ्रेंड्स, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके चाहे पढ़ सकते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या है, देखिए डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, सब कुछ अफेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, क्रिमिनल लॉस है, प्रोसीजर है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सारे हैं इसमें, ठीक है। ये आपको जानने जरूरी है, आप ये कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेशन। सेशन का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन है, इनकी एक साल में पार्लियामेंट जो है वो 3 बार काम करती है। जैसे एक है बजट सेशन जो है फरवरी से मई के बीच में, ये सबसे लंबा जो सेशन होता है। आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कि सबसे लंबा सेशन कौन सा है, ठीक है, तो वो होता है बजट सेशन। फिर है मानसून सेशन यानी कि जुलाई और अगस्त, अभी मानसून सेशन आएगा नेक्स्ट मंथ से। फिर है विंटर सेशन यानी कि नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, ये 3 सेशन है, ठीक है। अब देखिए कुछ आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने वो आर्टिकल डाले हैं जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं या यही एग्जाम में बार बार घूमते रहते हैं। अगर देखिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, आप आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक सारे ही रट लो। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक, यानी कि उसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, उसमें देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप DPSP भी बोलते हो, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये सारे ही इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से 99% चांसेस है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये करना है आर्टिकल का क्वेश्चन तो आप ये 12 से लेके 51A तक सारे याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ आपको मैं यहाँ पे आर्टिकल बता दूंगा, देखिए जैसे 12 से लेकर 35 तक हैं फंडामेंटल राइट्स है, 36 से 50, ठीक है। यहाँ पे 36 से 51 आएगा, यहाँ पे 50 या 51 कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है, राज्यसभा से। 81 किससे है, लोकसभा से, ठीक है। और 343 किससे है, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, 343 से। 356 क्या है कि स्टेट्स में राष्ट्रपति राज का लगना। 370 क्या है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा। और 395 क्या है, आखिरी जो आर्टिकल है, रिपील्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि जो भारत के जो कानून बनाए गए हैं वो 1935 एक्ट के दौरान जो बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। देखिए आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जबकि शुरू होते हैं समानता के अधिकार 14 से, ठीक है। शुरू हो रहे से 12 से 35, पर एक्चुअली शुरू होते हैं 14 से। अब देखिए 12 और 13 आर्टिकल कहाँ जाएगा, 12-13 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए डेफिनेशन स्टेट का मतलब ये नहीं कि आपको 29 राज्यों के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं है, इसमें उन स्टेट की बात कभी नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है, लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इन डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट की यहाँ पे व्याख्या की जाती है। अब उसकी क्या बात क्या है, देखिए हमारे संविधान में क्या है, ओरिजिनली 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, पर फिर बाद में 6 जो है फंडामेंटल राइट कर दिए गए, ठीक है। अब देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में था, अब उसे हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कौन सा जो आर्टिकल था वो हटा के कहाँ पे डाला गया। आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के कॉमन अधिकार बना दिया 300A में। अब देखिए नया आर्टिकल जुड़ा है, ठीक है, 28 या 29 अगस्त 2017 को, ठीक है, 29 या 28 अगस्त थी 2017 को एक नया कानून जोड़ा गया था आर्टिकल 21 में,
ठीक है। आर्टिकल 21A में वो क्या था, राइट टू लाइफ, ठीक है, सॉरी राइट टू लाइफ की जगह डाल दिया गया राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है, आर्टिकल 21 रिलेटेड है राइट टू, पहले था राइट टू लाइफ से, अब उसकी जगह पे किसको बना दिया गया, राइट टू प्राइवेसी को, ठीक है। यानी कि राइट टू प्राइवेसी के अंडर अब कर दिया गया राइट टू लाइफ को। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि अब जो नया आर्टिकल जो एक जोड़ा गया था वो कौन सा था, वो है राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है। राइट टू लाइफ के अंडर हो गया है आप, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फंडामेंट राइट है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिए कि आर्टिकल देखिए यहाँ पे ऊपर है आर्टिकल जहाँ पे राइट टू इक्वालिटी आएगा 14 से 19, यहाँ पे गलती से 19 और 22 लिख हो गया दोनों जगह पे, आप ये कर लेना, ये 14 से 18 तक आएंगे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है 14 से लेके 18 तक, ठीक है। तो राइट टू जो फ्रीडम है वो है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आर्टिकल जो 23 और 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म छोड़ सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है आर्टिकल 29 और 30, यानी कि आप देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से आपको ये आ सकता है, आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 32 फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है वो देखिए यहाँ पे 29 30 जो हो गया है, ठीक है, जो है अब आर्टिकल 32 यहाँ पे है वो है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बी आर अम्बेडकर ने उन्होंने कहा था ये जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 क्या है, अगर आपको फंडामेंटल राइट आपके छीन लिए जाए तो अब आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट को वापस ले सकते हो। इसकी तरह क्या है कि 5 तरह की, ठीक है, इसकी क्या है कि 5 तरह की जो है रिट होती है, ठीक है, जिसके द्वारा आप अपने फंडामेंटल राइट को वापस ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए ये संविधान के पार्ट 4 में है, ठीक है। यह है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। तो एक है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार आपसे अगर छीन लिए जाए तो आप अदालत में कोर्ट में जाकर उसे वापस लगवा सकते हैं। पर जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक जो निर्देशक सिद्धांत है, अगर इसकी कोई पालना नहीं करता तब कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। आर्टिकल 36 में इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है। मेन क्या होता है, मेन यहाँ पे आपको मेन आर्टिकल बताता है क्या है। मेन इसमें आएंगे विलेज पंचायत का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसको एक एक करके देख लेना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिए गए थे, ये लिए गए थे आयरलैंड से। आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप 2 बातें याद रखिए, कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से, ठीक है। दूसरी बात है कि कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य, जैसे हमारे अधिकार हैं वैसे हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 51A में दर्ज है और ये पार्ट 4A में है, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनली हमारे जो 90 देखिए ऐसा था कि जब 42 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, ठीक है। 42 अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1976 में हुई थी, ठीक है। उसके तहत क्या है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कब जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 1976 में 42 अमेंडमेंट के ज़रिए, ठीक है। तो उस वक्त की 10 ड्यूटीज़ यानी कि 10 जो हमारे कर्तव्य थे, हमारे 10 ड्यूटीज़ थी। पर जब 86 अमेंडमेंट किया गया 2002 में तो एक और ड्यूटी जोड़ दी गई जिसकी संख्या बढ़ के गिनती बढ़ के तो हो गई 11, यानी कि अब हमारे पास क्या है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका मेरे को ये बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी वो कौन सी कमेटी के द्वारा जो है वो जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें वही है कि जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्र जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसका सम्मान करना, ठीक है। जो
संविधान जो स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके विचारों को जो है सम्मान देना, ठीक है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब कुछ है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब देखिए नीति आयोग है, नीति आयोग कब बना था? देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग जो है इसकी पहले फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना था? ये बना था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे बनाया गया है, ठीक है। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 8 फरवरी 2015 को, ठीक है। तब कौन सी सरकार थी? तब यहाँ पे बीजेपी यानी कि मोदी सरकार थी, ठीक है। तो इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीति आयोग के मेंबर कौन है? इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे क्या 29 जो स्टेट्स हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। जो इसके बाद जो 7 यूनियन टेरिटरी है, इनकी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब देखिए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो है नहीं है, वहाँ पे क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको भी यहाँ पे मेंबरशिप दी जाती है। यानी कि नीति आयोग में क्या है? हर एक राज्य के मुख्यमंत्री मेंबर हैं, साथ में 7 जो यूनियन टेरिटरी हैं केंद्र शासित प्रदेश के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। देखिए चीफ मिनिस्टर टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट ऑफ नेचुरली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्किल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है वो जो राज्य के चीफ मिनिस्टर है ना, वो मिलके आपस में सारी बात करते हैं, ठीक है। देश में क्या है, क्या होना है, नीति बनाना, प्लान करना, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एजुकेशन का मामला हो या कुछ भी मामला हो, तो वो वहाँ पे मुद्दा रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले काम होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रमोटिंग ऑफ कॉपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहयोग करना, ठीक है। असिस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। देखिए पॉलिसी मेकिंग में क्या है? गवर्नमेंट का साथ देना। सर्विंग एज अ गवर्नमेंट थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या है? विचारों का भंडार, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को क्या है? अपने अपने विचार देना। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन क्या है? सबसे पहली बात देखिए कि इलेक्शन कमीशन जो है स्टैब्लिश कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत का संविधान लागू होने से एक दिन पहले इसको जोड़ लिया गया था। आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में है क्या? हमारे देश में क्या है कि अब देखिए इलेक्शन कमीशन जो है इसका नाम चेंज होगा, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखना, अब जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वो एट प्रेजेंट टाइम के इलेक्शन कमीशन कौन है। एट प्रेजेंट टाइम के जो हमारे जो शिक्षा मंत्री, जो अभी देखिए नई सरकार आई है ना, वहाँ पे आपको करना ज़रूरी है कि कौन कौन से मंत्री जो है वो नए बन चुके हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना होगा कि जो अभी जो शपथ ग्रहण हुआ था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ पे कौन कौन से गेस्ट आए थे उनके नाम, और साथ में अभी कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे सौंपा गया उनके नाम। जैसे हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल जी आ चुके हैं। पहले कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। अब उनकी जगह पे कौन है? रमेश पोखरियाल। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन भारत में 3 इलेक्शन कमीशन है। एक है चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 उसके होते हैं अंडर, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज कंसीडर्ड हार्ट एंड सोल। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तहत भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा राइट है? तो आंसर है डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। विच अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया। अब देखिए डीसी का ऑफिस जो है किस ऑफिसर ने, ठीक है, जो बनाया था? तो आंसर है वॉन हेस्टिंग। उसके टाइम से डीसी का ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो स्थापना हुई थी। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इंक्लूड। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या जुड़ गया है? आप देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि 1 to 4, ठीक है। तीनों ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो देखिए क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जी को जो ओथ लेते हैं वो कौन सी इनमें? देखिए आंसर है डी, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। भारत के संविधान के प्रति वो निष्ठावान रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। देखिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकी 1 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स प्रेजेंट? प्रणब मुखर्जी। देखिए ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए यहाँ पे आप मत कीजिए, अब नए राष्ट्रपति आ चुके हैं, उनके लिए आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर कंडीशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए क्या क्या देखिए यहाँ पे होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3 है। इसको आप पढ़ लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ द गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के टूल्स क्या हैं, देखिए इसका ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर इसका गुड गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज़ इन रिलेशन टू लोकसभा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4, ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेना। द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड, यानी कि अगर जो पार्लियामेंट है उनके बीच में कितना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर है 6 मंथ से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन, देखिए राइट टू जो प्राइवेसी है वो कहाँ जोड़ी गई है, वो जोड़ी गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, यानी कि फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट समन बाय, देखिए जो पार्लियामेंट को समन कौन भेजता है, भारत के राष्ट्रपति। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है 21 अप्रैल को, ठीक है। तब हम कुछ इसके जो अपडेटेड टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, जो इसके जुड़े थे, तो चलिए वो